हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मौद्रिक नीति पर बात कर रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मौद्रिक नीति में मैंने ये बात की थी कि पिछले दो दशकों में जिन इंस्ट्रूमेंट्स पर या विभिन्न जो तौर तरीके हैं मौद्रिक नीति के, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर क्या क्या काम किया गया और किस किस प्रकार से उनका प्रयोग किया गया। तो अब बैंक दर की बात करें हम लोग। मैंने कल आपको सारे इनके बारे में बताया था। बैंक दर जो है, भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय बिलों, प्रोमिसरी नोट की पुनर्कटौती तथा कर्ज व अग्रिम राशियों के रूप में व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि को वित्त देता है, जिसकी आधारभूत लागत की दर तय करता है ना। लागत की दर यानी वित्त देता है, उसकी लागत क्या होगी, वही बैंक दर कहलाती है। तो बैंक दर की पद्धति के द्वारा पुनर्वित्त की लागत और उपलब्धि तथा कोषों की मौसमी आवश्यकता प्रभावित होती है। अब इसके द्वारा बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के उधार देय साधन भी प्रभावित होते हैं। यह साख नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है। इसमें हम इसको दो प्रकार से कार्य करती है, एक तो संकेत दर और एक संदर्भ दर, है ना। संकेत दर के रूप में इसके परिवर्तन ब्याज की विभिन्न दरों में उसी दिशा में परिवर्तन का संकेत करते हैं, है ना। केंद्रीय बैंक वाले अध्याय में हम इसको बात कर चुके थे कि बैंक दर किस प्रकार से काम करती है। संकेत दर यानी कि कुछ पर्टिकुलर अगर क्षेत्रों की ब्याज दर बढ़ाई जाती है तो उसमें सरकार चाहती है कि वो बैंक चाहता है कि केंद्रीय बैंक की पॉलिसी होती है कि वहाँ पैसा कम जाए तो ब्याज बढ़ा देते हैं, महंगा कर देते हैं। और अगर कहीं पर पैसा पहुँचाना है तो वहाँ की ब्याज दर कम कर दी जाती है ताकि वहाँ पैसा आसानी से जा सके। अब देखिए 19 फरवरी 2012 तक इसमें 29 बार परिवर्तन किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक की जब स्थापना हुई उसके बाद 1935 में ये 3.5% थी, 2003 में 6.5%। तो अक्टूबर 1991 में इसको ये सबसे ज़्यादा थी 12%। फिर 30 अप्रैल 2003 के बाद इसके परिवर्तन की औपचारिक घोषणा तो नहीं की गई, लेकिन रेपो रेट 1% पर रखा गया है। और इसका प्रयोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर के रूप में व्यापारिक बैंकों को एक सीमा के ऊपर कर्ज के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस्तेमाल किए जाने लगा है। इसका संबंध अल्पकालीन ब्याज की दर या रेपो रेट से किया जाता है। 2013 में रेपो रेट थी 7.25%, ठीक है। पर MSF जो है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर जो है, वो बैंक दर 8.25% घोषित की गई और 2013 को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 2% की वृद्धि से यह 10.25% हुई। उस 2% और वृद्धि बढ़ाई गई, जिसमें बैंक दर 10.25% होगी। 23 जुलाई 2013 को रेपो रेट 3,75 करोड़ रुपए यानी पर की देनदारियों पर NSDL की सीमा के अंश के रूप में इससे अधिक व्यापारिक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से उधार लेने की पर दर 10.25% की गई, है ना। इस प्रकार से ये विभिन्न दरें दी गई, यानी कि जो व्यापारिक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं जो उधार लेती हैं उसकी लागत क्या होगी, ये बैंक रेट या रेपो रेट होती है। अब खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब ये है कि दूसरा जो तरीका है वो है कि सरकार अपनी क्या होता है कि रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय होता है। इसकी खरीद से साख की मात्रा बढ़ती है और बिक्री से यह घटती है। जब प्रतिभूतियां खरीदी जाती हैं तो बाजार में पैसा आ जाता है, और जब सरकारी प्रतिभूतियां बेची जाती हैं तो पैसा ले लिया जाता है ना। तो बैंक पैसों को बढ़ाना है कि घटाना है, वो सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय पर निर्भर करेगा। ये इसकी विभिन्न। अब देखिए CRR अगला हमारा स्टेप है। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का देखिए आप इस तरह से
1973 से बढ़ कर के ये 5, 7, 11, 15 फिर वापस कम किया गया, फिर कम किया गया 8, 8.5, फिर एकदम से कम कर दिया गया 2001 में, फिर 2008 में उसको वापस बढ़ा करके 9, फिर इस प्रकार फिर 5, फिर वापस कम किया गया, फिर ये अब करीब करीब 4 इसको 2013 में किया गया है। यानी कैश रिजर्व रेशो आपको हम व्यापारिक बैंक और उसमें केंद्रीय बैंक में दोनों में इसकी बात हुई थी कि क्या होता है कैश रिजर्व रेशो, कि जो व्यापारिक बैंकों के पास कुल पैसा जमा होता है उसमें से कुछ सर्टेन परसेंटेज उनको अपने पास रख करके बाकी का साख सृजन करना होता है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना साख का सृजन कम होगा, यानी इकोनॉमी में रुपया करेंसी कम आएगी। और अगर इसको कम कर देंगे CRR को तो इकोनॉमी में फ्लो करेंसी का बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR है, वैधानिक तरलता अनुपात, वो है कि उसको हम कहते हैं कि भाई इसके अंतर्गत शुद्ध मांग व अवधि जमाओं का एक न्यूनतम अनुपात निम्न तरल परिसंपत्तियों के साथ में अपने पास रखना होता है। अतिरिक्त रिजर्व का आकलन करने के लिए एक बैंक के कुल रिजर्व राशि जो होती है उसमें सर्टेन परसेंटेज जैसे वो सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। SLR अगर देखिए इस प्रकार से अगर हम इसको देखें, इसका उदाहरण देखें तो मान लीजिए मांग व अवधि जमाएं या देयताएं 10 करोड़ रुपए है, अतिरिक्त रिजर्व 1 करोड़ रुपया है, तो और सरकारी प्रतिभूतियां और बैंकों की राशियां 1.5 करोड़ है, तो हम इसको इस प्रकार से फॉर्मूला इसका फॉर्म होगा 1 + 1 1.5/10, यानी कि 35% SLR हो जाएगा। ये SLR की विभिन्न दरें हैं जो 2012 में 23 बढ़ाई गई, बीच में 1990 से 1994 तक इनको काफ़ी बढ़ाया गया, लेकिन फिर घटा करके कम कर दिया गया क्योंकि रिसेंट जो पॉलिसियाँ अब आर्थिक सुधार के बाद वो करेंसी के फ्लो को बढ़ाने की हैं। फिर चयनित साख नियंत्रण और गुणात्मक नियंत्रण, उसमें हम देखते हैं कि कुछ सिलेक्टिव काम किया जाता है, तो न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं पहला उसमें है। न्यूनतम मार्जिन का अर्थ है कि यह राशि व्यवसायियों को लगानी होगी और शेष राशि बैंक कोई भी देखिए कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है, कोई व्यापार का काम किया जाता है, तो न्यूनतम मार्जिन उसका घोषित किया जाता है कि अगर उसको 100 रुपया लगा, एक व्यक्ति की अगर 100 रुपये कॉस्ट आ रही है तो आप न्यूनतम मार्जिन अगर 20 रुपया है तो 20 रुपया उसे लगाना होगा, 80 रुपया बैंक उधार दे देगा। अगर इसको 25 कर देंगे तो न्यूनतम मार्जिन को 25 कर दिया तो 75 बैंक देगा और 25 वो स्वयं देगा, यानी न्यूनतम मार्जिन जो है उसको बढ़ा करके या घटा करके करेंसी के फ्लो को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। फिर उधार की अधिकतम आवश्यकताएं, कि उधार की न्यूनतम दरें, उधार अधिकतम आवश्यकताएं, मैक्सिमम लिमिट अगर घोषित की जाए उसके बाद उससे ज़्यादा उधार नहीं दिया जाएगा, तो लिमिट अगर ऊपर है तो करेंसी का फ़्लो बढ़ जाएगा, लिमिट अगर नीचे है तो करेंसी का फ़्लो घट जाएगा। इसी तरह से उधार की न्यूनतम दरें तय की जा सकती हैं कि इतना ही उधार दिया जाएगा, इससे ज़्यादा उधार नहीं दिया जाएगा। तो वो जितना न्यूनतम दर ऊंची होगी उतना साख का जो है वो फ़्लो बढ़ जाएगा और न्यूनतम दर नीचे होगी तो साख का फ़्लो कम हो जाएगा। नैतिक दबाव, साख मॉनिटरिंग व्यवस्था की साख का मॉनिटरिंग अर्थात कि साख जो है वो जो साख सृजन हो रहा है वो किस क्षेत्र में हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है और मौद्रिक नीति के द्वारा इसको लागू किया जा सकता है। अब अगर हम मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन का मूल्यांकन और समीक्षा करें तो आधुनिक अर्थशास्त्री ये स्वीकार करते हैं कि मुद्रास्फीति पर मुद्रा की पूर्ति के परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। हालांकि साथ में अन्य तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे वास्तविक आय है किसी देश की, उसमें परिवर्तन, आयातित वस्तुओं के कीमत सूचकांक के परिवर्तन, कीमत सूचकांक, खाद्य कीमत सूचकांक, लेकिन फिर भी करेंसी के फ्लो का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। भारत में मुद्रास्फीति राजकोषीय अनुशासनहीनता का परिणाम है, दुष्परिणाम माना जाता है कि सरकार के पास आय ज़्यादा होती है, सरकार खर्चा ज़्यादा करती है, तो इस वजह से रुपया छापने का रिजर्व बैंक से उधार लेना पड़ता है, उस वजह से भी उसका राजकोषीय अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो इंडिया में इसका बुरा प्रभाव पड़ा है।
मुद्रा की पूर्ति की वार्षिक दर निर्धारित की जानी चाहिए, इस प्रकार से कि वर्ष में वास्तविक आय की प्रतिशत वृद्धि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुद्रा की मांग की आय लोच पर विचार किया जाना चाहिए, जिसे चक्रवर्ती समिति ने 2 के बराबर माना था। मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर या स्वीकार्य दर को भी ध्यान में रखना चाहिए। ब्याज के दरों का नियमन होना ज़रूरी है। मुद्रास्फीति का सामान्य होना ज़रूरी है। बैंकों की कार्यात्मक कुशलता का होना आवश्यक है। ठीक है, अभी इसके कुछ प्रश्न हैं, वो आप देख सकते हैं, और कोई समस्या हो तो बात की जाए।